वड़क्कम, नमस्कारम, जय हिंद। साथियों, मुझे तमिल नहीं आती, नहीं तो आज मैं तमिल में ही उस सुंदर भाषा में आपसे बात करता, लेकिन मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि सत्ता की हवस में पागल होकर सत्ता में बना रहने के लिए ये कुछ नेता क्या क्या हथकंडे करते हैं। अब आज ही एक M.K. स्टालिन साहब हैं, साहब ही कहूंगा उनको, उनका एक वक्तव्य आया कि हिंदी भाषा ने पता नहीं कितनी भाषाओं को खत्म कर दिया। हिंदी कभी यूपी बिहार की भाषा ही नहीं थी। और अक्सर ये लोग अपनी राजनीति को चमकाने के लिए कभी भाषा को लेके, कभी आर्य द्रविड़ के प्रश्न को लेके, कभी सभ्यता संस्कृति को लेके, कभी दक्षिण और उत्तर की भारत की बात करके लोगों को भड़काते रहते हैं। अब आज मेरे इन M.K. स्टालिन साहब से कुछ सवाल हैं कि अगर इतनी ही आपको घृणा है हिंदी भाषा से, और इनके वो जो एक सांसद हैं वो ए राजा, जिन्होंने सनातन की तुलना वो HIV एड्स से कर दी थी और ये कहा था हम सनातन को मिटा देंगे, और इनके जो वो पुत्र हैं उदयनिधि स्टालिन, जिन्होंने सनातन को डेंगू, मलेरिया और पता नहीं क्या क्या बता दिया था, तो इन लोगों से मेरे प्रश्न है, आप DMK के नेता है ना, आपके पिता करुणानिधि DMK के बहुत बड़े नेता थे ना, तो करुणानिधि कहां से आता है ये शब्द? अब ये मुझे बताइए, ये करुणानिधि शब्द कहां का है? करुणानिधि, करुणा की निधि, वो करुणा की निधि की जगह आज जलन, ईर्ष्या की निधि बन गए हैं आप। झूठा प्रचार करने की निधि बन गए हैं आप। अब क्यों ना हो भाई, आपके नाम के साथ तो स्टालिन लगा है ना, और सारी दुनिया जानती है भाई स्टालिन क्या था, स्टालिन ने क्या किया था। कितने हजार किसान मारे थे रूस में उस समय, सोवियत यूनियन के समय, पूरा डिक्टेटर था। तो वही तो डिक्टेटर आप बने बैठे हैं। और आपके पुत्र जो हैं उदयनिधि स्टालिन, जो सनातन को डेंगू मलेरिया बता रहे हैं, तो भाई ये उदयनिधि शब्द का क्या मतलब है? उदयनिधि कौन सी भाषा से है, जरा समझाइए तो सही। मतलब आपके हिसाब से जो चोला साम्राज्य था इतना बड़ा, जिसने उस काल में सनातन की रक्षा ही नहीं की, बल्कि सनातन का झंडा पूरे भारत में, दक्षिण भारत में फैला करके रखा, मुस्लिम आक्रांताओं से बचा करके बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया, उन सबको डेंगू था, उन सबको मलेरिया था। उन महान चोला राजाओं को एड्स हुई थी। अरे आज भी
लाखों हिंदू तंजौर के मंदिर में जाते हैं, महाबलीपुरम में जाते हैं। महाबलीपुरम नाम क्या है बताइए? महाबलीपुरम। और इन मंदिरों में जाने वाले जो लाखों हिंदू रोज जाते हैं वहां, उनको डेंगू हुआ है, उनको मलेरिया हुआ है, उनको एड्स हुई है। शर्म नहीं आती ये वक्तव्य देते हुए? जो लाखों हिंदुओं की रोज बेइज्जती करते हो तुम, अपमान करते हो तुम, बहुत ही शर्मनाक बात है। कितने और नाम मैं गिनाऊं इस तरीके से तुम्हें? राजा गोपालाचारी, जरा बताए तो सही। सुब्रमण्यम भारती, ये क्या नाम है? स्वामीनाथन, क्या है ये नाम? और एक बात बताए मुझे, ये जो हिंदी और तमिल का झगड़ा आप करते हैं और लिंक लैंग्वेज की बात करके अंग्रेजी की बात करते हैं, पिता पुत्र दोनों स्टालिनों से, और ये भाषा का जहर घोलने वालों से मेरा एक सवाल है कि अंग्रेजी तो भारत में बहुत बाद में आई और बाद में बोली जाने लगी, और आज भी कितने बोलते हैं भारत में? जरा मुझे ये बताइए कि जब अंग्रेजी का भारत में आगमन नहीं हुआ था तो उससे पहले ये लिंक लैंग्वेज जो आप संपर्क की भाषा की बात करते हैं, ये भाषा कौन सी थी भारत में? रामेश्वरम से लेके और बद्रीनाथ केदारनाथ तक, काशी तक, प्रयाग तक, अयोध्या तक तीर्थ यात्री सनातनी जाते थे, और 1 2 4 नहीं, लाखों की तादाद में जाते थे हर साल। तो कौन सी भाषा में संपर्क होता था जरा बताइए तो सही भाई। या उस जमाने में भी वो अंग्रेजी बोलते थे 1000 साल पहले, जबकि अंग्रेजी भारत में आई भी नहीं थी? अरे क्यों मजाक करते हो भाई? किसका बेवकूफ बनाते हो? कभी सोचा है इस बात को लेकर के? अरे व्यक्ति आपस में एक दूसरे की भाषा, एक दूसरे की संपर्क स्वयं स्थापित करते हैं। क्या व्यापार नहीं होता था कन्याकुमारी से लेकर और पेशावर तक? क्या व्यापारी नहीं जाते थे? तीर्थयात्री नहीं जाते थे? संगम साहित्य को देखिए ना, कितना महत्वपूर्ण है संगम साहित्य। आप हिंदी को गाली तो निकाल सकते हैं, लेकिन हिंदी की जो जननी है संस्कृत और संगम साहित्य में जो समता है, उस पर आपकी नजर नहीं पड़ती। तो भाई अपने नाम से करुणानिधि हटाइए, फिर उदयनिधि हटाइए, फिर क्यों ये नाम इस्तेमाल करते हैं? खुद तो सब कुछ करेंगे, लेकिन जनता को भड़काएंगे, जनता को बेवकूफ बनाएंगे। तमाम वैज्ञानिक तौर पे बातें साबित हो चुकी है कि कोई भारत के ऊपर आर्यों का आक्रमण नहीं हुआ था, कोई आर्य द्रविड़ युद्ध नहीं हुए थे। लेकिन नहीं, इनको वही अंग्रेजों की नीति भारत को बांटने वाली, जो अंग्रेजों ने उस समय इतिहास पढ़ाया था फूट डाल के राज करने का, कि उत्तरी भारत दक्षिण भारत अलग है, आज इनको वही ये करना है। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने $1 मिलियन का पुरस्कार देने की बात कही थी कि जो भी व्यक्ति जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, सरस्वती सभ्यता है, उसकी जो भाषा है, जो लिपि है, जो उसको पढ़ देगा,
उसको $1 मिलियन देंगे। बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल दिया जाना चाहिए और वो लिपि बिल्कुल पढ़ी जानी चाहिए। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि वो लिपि तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन, तमाम हरियाणा, रोपड़, पंजाब, गुजरात, लोथल, इन सब क्षेत्रों में मौजूद थी और अब दक्षिण में भी उसके साक्ष्य मिले हैं। तो फिर वो उत्तर दक्षिण की अलग अलग भाषा कैसे हो गई जो उस समय रही? लेकिन इनको भाषा के नाम पे भी राजनीति करनी है, इनको सरस्वती सिंधु सभ्यता के नाम पे भी राजनीति करनी है। अब कौन इनको समझाए? मैंने जैसे कहा, तमिल नहीं आती। मैं भी चेन्नई गया था, एक ठेले पे, वहां पे मैं चाय एक बना रहा था, मैं उसके पास रुका, मुझे चाय पीनी थी। अब वो व्यक्ति ने जब मुझे चाय दी तो चाय ठंडी थी, मैं ज्यादा गर्म पीता हूं। अब मैं उसको ये बताना चाहता था कि मुझे गर्म चाय चाहिए। अब मुझको तमिल नहीं आती थी, उसको अंग्रेजी और हिंदी नहीं आती थी, लेकिन हमने वार्तालाप का भी एक तरीका निकाला। मैंने ये देखा कि वो चाय को ऐसे ऐसे पलट रहा है 2 गिलासों में, तो मैं समझ गया कि चाय इसकी वजह से ठंडी हो रही है। तो मैंने उसको इशारों से, हाथ से समझाया, नहीं ऐसे ऐसे नहीं करो। वो समझ गया और फिर वो मुझे शक्कर दिखा के कहता है मतलब कि अगर वो ऐसे ऐसे नहीं करेगा तो जो शक्कर उसने चाय में डाली है वो शक्कर को मिलाएगा कैसे? वो शक्कर मिला रहा था ऐसे ऐसे करके। तो मैंने उसको कहा मैं बिना शक्कर के पी लूंगा, लेकिन मुझे चाय ऐसी दे दो, और उसने चाय दी। तो एक सामान्य व्यक्ति का उदाहरण मैं आपको अपना ये दे रहा हूं कि जब हम आपस में वार्तालाप का तरीका निकाल सकते हैं, तो ये राजनीतिज्ञ क्यों तमाशा करते हैं रोज बैठ करके इन चीजों को लड़ाने का? क्यों नहीं समाधान निकालते इन बातों का कि भारतीयों के अंदर ये द्वेष ना आए, ना भाषा का, ना क्षेत्र का। और मुझे सबसे हैरानी तो इसलिए होती है जब मैं तमिलनाडु से ऐसे नेताओं की ये आवाजें उठती देखता हूं कि ये वो जमाना भूल गए जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया था और उसमें रानी झांसी रेजिमेंट बनाई थी, तो महिलाओं, उन वीर महिलाओं की उस रेजिमेंट के अंदर 50% से ज्यादा महिलाएं जो हैं वो तमिलनाडु की थी। ये वो महिलाएं थी जो मलाया, बर्मा मजदूर बन के गई थी और जो देश की आजादी के लिए बाहर निकल करके चली आई थी रानी झांसी रेजिमेंट में भर्ती होने के लिए। और ऐसी महिलाएं जो 50 साल से ऊपर थी, जब उनको मना कर दिया गया कि उन्हें रेजिमेंट में भर्ती नहीं किया जा सकता, तो दरवाजे के बाहर बैठ गई थी रानी झांसी रेजिमेंट के और नेताजी का इंतजार किया सुभाष बोस का कि हम तो भर्ती होने आई हैं, हम नहीं जाएंगी। अगर हमें सैनिक नहीं बना सकते तो हमें कुछ और बनाओ, सेना में और चीजों की बहुत जरूरत है। और उनको भर्ती किया गया। और एक दूसरी रानी जो थी वो लिखती है कि हम हैरान हो गई थी कि 1 महीने के अंदर ये महिलाएं जो कि खेतों में मजदूरी करती थी, कैसे वर्दी पहन के राइफल हाथ में लेकर के ये परेड करती थी। क्या तमिलनाडु की जनता ये भूल गई है कि किस प्रकार इसी प्रकार के युवकों से
जो कि मजदूरी का काम करते थे मलाया में और बर्मा के अंदर, 6 महीने के अंदर एक रेजिमेंट खड़ी की गई थी तमिलनाडु के इन लोगों से, जिस रेजिमेंट ने नागालैंड में रेड हिल की लड़ाई लड़ी थी। और उस वीरता को याद करते हुए आज भी उन्होंने चेन्नई में रेड हिल नाम की एक कॉलोनी, एक मोहल्ला बना रखा है, जो देश के लिए लड़े थे। और कितनी महिलाएं अपने बच्चों का नाम सुभाष रखती थी। सुभाष तो एक बंगाली था ना, जिनका जन्म उड़ीसा में हुआ था। और उनके नेतृत्व में इतने लोग देश की आजादी के लिए लड़े थे। और यही नहीं, सन 45-46 के अंदर जब आजाद हिंद सेना में मुकदमे चले तो किस प्रकार से चेन्नई में, विशाखापट्टनम में, तमाम इन जगहों के ऊपर, त्रिची में, मदुरई में जनता बाहर निकल के आई थी देश के लिए। आज बजाय उस राष्ट्रवाद को प्रागरण करने के स्थान पर, मजबूत करने के स्थान पर, जब देश के ऊपर दुश्मनों की निगाहें उठी हुई है, जब आतंकी देश में आतंक फैलाना चाह रहे हैं, जिहादियों की नजरें देश पे लगी हुई हैं, ये नेता अपनी सत्ता की खातिर तोड़ने में लगे हुए हैं, बांटने में लगे हुए हैं। अरे तुम्हारा कौन सी बुराई कर दी भैया उत्तर भारत के लोगों ने, बिहार के लोगों ने, या यूपी के लोगों ने, या पंजाब के लोगों ने, या गुजरात के लोगों ने, या तुम्हारे ही नीचे केरल के लोगों ने, या कर्नाटक के लोगों ने? अरे संस्कृति का सवाल, खान पीन का सवाल। आज कितनी खुशी के साथ उत्तरी भारत के अंदर डोसा खाया जाता है, इडली खाई जाती है, लेकिन आप लोगों को सिर्फ अपनी राजनीति करनी है। तो मिस्टर स्टालिन, एक बात समझ लीजिए कि सनातन कोई डेंगू और मलेरिया नहीं है, HIV नहीं है, और ना ही इस डेंगू और मलेरिया से तमिलनाडु में रहने वाले हिंदू जो है वो ग्रसित है। और अगर तुमने ये बांटने की राजनीति, ये घृणा की राजनीति नहीं छोड़ी, तो वही तुमको जवाब देंगे। आज नहीं, देर सवेर, आज नहीं कल देंगे, परसों नहीं तो कल देंगे। कभी तो उठ करके देश की सोच लो। वो उस चिदम्बरम जैसे मत बनो जो अपनी छत के ऊपर गमलों में गोभी उगाता है और टैक्स की चोरी करता है। अरे चेटियार तमिलनाडु से ही थे, जिन्होंने कितना पैसा सोना उस समय ना जाने आजाद हिंद फौज और आजाद हिंद सरकार को दिया। हम उसको याद करते हैं। आपको मालूम है 1857 में भी कितनी गिरफ्तारियां तमिलनाडु के अंदर कराई थी अंग्रेजों ने, विशेष तौर से मंदिरों के अंदर, कि यहां पे पुजारी जो है वो नाना साहब का संदेश पढ़ के विद्रोह के लिए लोगों को उकसा रहे हैं। जरा कभी इतिहास पे भी नजर डाल लो जा करके, कुछ रिकॉर्ड्स पे भी नजर डाल लो जा करके। आपको एक बात मालूम है कि पहला स्कूल, पब्लिक स्कूल चेन्नई में खुला था, अंग्रेजी माध्यम का। और क्यों खुला था ये सुन लीजिए जरा। ये जो मिशनरियों ने स्कूल खोल रखे थे ना, जिसमें वो अंग्रेजी पढ़ाते थे, तो वहां लोगों का धर्म परिवर्तन करवाते थे। और चेन्नई के उस समय के मद्रास 1000 नागरिकों ने वहां के गवर्नर को चिट्ठी लिख के दी थी
कि हम अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना चाहते हैं लेकिन उनका धर्म परिवर्तन नहीं कराना चाहते, तो हमें ऐसा स्कूल दिया जाए जहां पे हमारे बच्चे अंग्रेजी तो पढ़े लेकिन धर्म परिवर्तन ना हो। तब जाके मद्रास के अंदर वो स्कूल खुला था। जरा पढ़ के देख लो। तो किसी को अंग्रेजी से विरोध नहीं है, बोलने से विरोध नहीं है। अंग्रेजी छोड़िए, हर भाषा सीखनी चाहिए, हर भाषा आनी चाहिए। मैं भी पंजाबी बोलता हूं, मैं भी उर्दू बोलता हूं, लेकिन किसी भाषा को सीखना, किसी भाषा का ज्ञान हासिल करना, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी भाषा को तुम अपमानित करो। और यही मैं उनसे भी कहूंगा जो लोग केवल हिंदी भाषा के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं। अरे भाई, बहुत बढ़ चुके हम लोग भाषाओं में, क्षेत्र पे बहुत गुलाम बन चुके हम लोग। आज जो कुंभ ने संदेश दिया है आपको, क्या कुंभ के अंदर किसी ने भाषा पूछी किसी की? जहां कुंभ के अंदर भारत के 26 भाषाओं के लोग आए, सनातनी आए, वहां तो किसी ने किसी की भाषा नहीं पूछी। और ये एक एकता का प्रतीक है। और इसी एकता से घबरा करके सनातनियों की ये एम करुणानिधि स्टालिन इस तरह के आज वक्तव्य दे रहे हैं। जागो, जागो। वंदे कुंभ। नमस्कार।